हेलो एवरीवन। जीओसी एक बड़ा टॉपिक है और जीओसी में इतने सारे कंसेप्ट हैं कि एक साथ जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए जीओसी का एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो टाइप है ये, और इसको देखने से सारे जो की पॉइंट्स हैं जहाँ जिनको हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। जीओसी में यदि स्टार्ट करें तो सबसे मेन पहला डाउट जो आता है वो इफ़ेक्ट्स के बारे में है। तो यदि इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करें तो हम दो टाइप के इफ़ेक्ट्स देखते हैं, और हमने जो स्टडी किया है वो ये कि हम की एलिमेंट देखकर, अब की एलिमेंट यदि बोलें तो ये वो वाला एटम है विच इज़ डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग, मतलब कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच जुड़ा रहेगा वो एटम कहलाता है की एलिमेंट। अब यदि हम की एलिमेंट पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तब हमने बोला था कि हम चार चीज़ें बोलेंगे। पहला, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। फिर हम इसको देखकर ही डायरेक्ट की एलिमेंट पर ये फीचर्स देख के हम इसका इफेक्ट क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। फिर इन्हीं को देखकर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलने के बाद इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये चार टाइप के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो अलग अलग काम आते हैं। फिर हम सेकंड बॉक्स जो बनाते थे कि की एलिमेंट पे यदि हमें पॉजिटिव चार्ज, हमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज विथ मल्टीपल बॉन्ड यदि मिलेगा तब। ये ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ का मल्टीपल बॉन्ड विद डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। थर्ड कंडीशन इसका है वैकेंट ऑर्बिटल, हालांकि सिलेबस में ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी वैकेंट ऑर्बिटल। जब हम ये तीन कंडीशंस देखते हैं तब हम क्या क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये हो जाएगा EWG। हम इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। फिर हम इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग इन ARSE रिएक्शन, राइट। और हम इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग के लिए हम बोलते हैं कि दे मेक द कंपाउंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल। हम ये ARSE रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया एम इफेक्ट के बारे में कि हमें प्लस एम और माइनस एम कैसे पता चलेगा। अब जो सेकेंड इफेक्ट हम लगाते हैं, सेकेंड इफेक्ट इज़ आई इफेक्ट। हमने आई इफेक्ट दो तरीके से पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने प्लस आई इफेक्ट और एक हमने पढ़ा था माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट दो टाइप के ग्रुप का होता है, ग्रुप हैविंग नेगेटिव चार्ज उसका हमें प्लस आई बोलना है, और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई होता है। ये दो हम याद रखेंगे तो हम आसानी से आई इफेक्ट पहचान जाते हैं। फिर सेकेंड इफेक्ट आता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हमने दो टाइप के ग्रुप्स का बोला हुआ है। एक हमने ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसी भी ग्रुप पे यदि हमें पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है तब हम बोल देते हैं उसका माइनस आई इफेक्ट है। और किसका होता है माइनस आई इफेक्ट, ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ज़रा ध्यान से, ये जो मैंने ग्रुप लिखा हुआ है ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज वाला वेरिएशन तो हम कवर कर चुके हैं ना, प्लस चार्ज वाले का माइनस आई और नेगेटिव चार्ज वाले का होता है प्लस आई। इस तरीके से हम इफेक्ट देख लेते हैं। अब जब हम इफेक्ट देखते हैं तो क्वेश्चंस में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हम कब कौन सा इफेक्ट हम लगाएंगे। तब हमने ये दो कंडीशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी दो कंडीशंस थी, जब कॉन्जुगेशन हो और जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा कंपाउंड में तब हम कैसे बोलते थे, हम बोलते थे कि यदि कॉन्जुगेशन इज़ नॉट प्रेजेंट तब हम बोलते थे यूज़ ओनली आई इफेक्ट। हम तब केवल आई इफेक्ट से डिसाइड करते हैं। और आई इफेक्ट से क्या डिसाइड करते हैं, यदि प्लस आई इफेक्ट रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे, और यदि माइनस आई इफेक्ट रहेगा तो हम उसको EWG बोलेंगे। और ERGWG के भी हम रिजल्ट लिखेंगे, वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता था जब हम कॉन्जुगेशन वाले किसी सिस्टम में स्टडी करते हैं तब इंस्ट्रक्शन था यूज़ ऑल इफ़ेक्ट्स, यूज़ बोथ इफ़ेक्ट्स। और बोथ में क्या क्या आएगा, एम एंड आई इफ़ेक्ट। हमें ये दोनों इफ़ेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। अब जब हम दोनों इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं तब हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तब हमने कंपैरिजन में हमेशा ये बोला है कि प्लस एम इफेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब हमें प्लस एम की वैल्यू देखकर ही डिसाइड करना है कि ग्रुप ERG है कि EWG है। बस हमने यहाँ पर एक बात ये लिखी थी, ओनली फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस अकेले ऐसे एक्सेप्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें इनका माइनस आई इनके प्लस एम से बड़ा रहता है, और यदि माइनस आई इनके प्लस एम से बड़ा रहेगा तब हमें इनको ओवरऑल क्या बोलना पड़ेगा, ओवरऑल EWG बोलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। अब ज़रा ध्यान से, क्योंकि हेलोजन में सारे के सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ERG वाले हैं,
की एलिमेंट देखकर हम हमेशा ये बोलते हैं कि लोन पेयर वाले को हम क्या बोलते हैं, ERG बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोन पेयर होने के बाद भी हम उसको EWG बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनली उनमें -i जो है उसके +m से ज़्यादा हो जाता है, तो हम ये याद रखेंगे। अब जब हम ये इफ़ेक्ट्स लगाते हैं तब, जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तब, ये सबसे बड़ा डाउट होता है, इसी को सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कॉन्जुगेशन है या नहीं है। अब जब हम ये इफ़ेक्ट्स लगाते थे तब हमने ये 2 रिजल्ट्स बना रखे हैं जो हमें याद रखने होते हैं, 212 और 111। अब ये 212 और 111 क्या है? तो हमने ERG के लिए, ओवरऑल ERG के लिए, ओवरऑल जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब मैं सारे इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ तब ओवरऑल ERG है, और ये जो है बॉक्स ये ओवरऑल EWG के लिए है। अब जब मैं ये 2 के लिए बात करूँगा, 212 में ये क्या था, यहाँ पर 2 ग्रुप हम याद रखते थे, NH2 और OH, और NH2 बेटर ERG देन OH। फिर ये जो 1 में आता था, ये 1 में आता था OR OCH3 टाइप ग्रुप, ये वाले ये मॉडरेट ERG होते हैं। वीक में कौन आते हैं? 2 आते हैं, एक आता है फिनाइल ग्रुप, ठीक, और एक आता है एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप रहेगा उसे हमें क्या बोलना पड़ेगा? वीक ERG बोलना पड़ेगा। फिर जब हमने EWG के लिए 111 याद किया था तो हमने 1 के लिए क्या बोला था, यहाँ पर हमने बोला था NO2 स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर उसके बाद CN है, और फिर लास्ट में जो आता है वो हेलोजन आता है। हमें बस ये मेन ग्रुप्स हैं जो हमें याद रखना होता है, ठीक है ना। यदि हम ये याद रहेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमसे आसानी से एप्लीकेशन बन जाएगा और हम क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। तो ये याद रखने के बाद अब यदि हम इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन था ARSE रिएक्शन। और ARSE रिएक्शन में हम क्या बोलते थे? रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते थे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो ARSE रिएक्शन में क्या होता था, H हटाओ और इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, हम यही बोलते थे। H हटा के जब हम इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे तब हम उसके लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाते थे, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर में हम क्या बोलते थे? ERG को सबसे पहले। ERG वाला देखते हैं। अब ERG हम कैसे पहचानेंगे? तो ERG हम 212 111 से आसानी से पहचान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हम क्या बोलते थे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। दे मेक द कंपाउंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। फिर हम लास्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव किसको बोलते हैं? EWG का। स्ट्रॉन्ग EWG यदि रहेगा तो लास्ट हो जाएगा, मॉडरेट उसके पहले आएगा, वीक EWG उसके पहले आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने लायक है वो ये कि ERG वाला कंपाउंड और EWG वाले कंपाउंड के बीच में क्या लिखा हुआ है? बिना ग्रुप वाला कंपाउंड। यदि रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो हम इस ऑर्डर को यूज़ करेंगे और हमसे सारे आंसर्स बन जाएंगे। अब जब हम ARSE रिएक्शन पढ़ते हैं तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम बनाते थे। जब हम ये बोलते थे ना H हटाओ और इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, तब कौन से रिजल्ट्स बनाते थे? हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स बनाते थे कि हमने जब देखा था कि -I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, तो -I इफेक्ट वाले ग्रुप में हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं? पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे I इफेक्ट लगता है स्ट्रॉन्ग, और माइनस इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है, इसलिए पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिव ज़्यादा होता है। तो हमें याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये रिवीजन वाला पोर्शन है। तो यदि -I इफेक्ट वाला ग्रुप रहेगा तो हम हमेशा आंसर में क्या लिख कर आने वाले हैं? पैरा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट लिखने वाले, माइनर ऑर्थो लिख सकते हैं। फिर सेकेंड रिजल्ट ये था कि ग्रुप हैविंग -I इफेक्ट, ये +I इफेक्ट वाला यदि ग्रुप रहेगा तो हम ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनाते हैं। हमने जब एल्काइल ग्रुप को स्टडी किया था तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था क्राउड वाला। हमने बोला था कि वेरी लिटिल सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस एट स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन। तो हमने देखा था CH3 और C2H5 के लिए ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है, नो डाउट, +I के कारण। लेकिन जैसे जैसे क्राउड बढ़ता है 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप मतलब प्रोपाइल और ब्यूटाइल के लिए पैरा प्रोडक्ट मेजर बनने लग जाता है। हालांकि हमने एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्ट वैल्यू याद हो तो हमने ये देख रखा है कि C2H5 में भी 50-50% बनता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। हम C2H5 में ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर लिख के आने वाले। फिर उसके यदि हम आगे बात करें तो आगे लिखा था जब एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इन कॉम्पिटिटिव ARSE रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव ARSE में क्या होता है कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसके ऑर्थो पैरा है, किसके मेटा पोजीशन पर लगाएं। तो हमने ये याद कर रखा था कि हमेशा हम बेटर ERG के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, और बेटर ERG हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें 212 और 111 से आसानी से मालूम चल जाएगा, ठीक। तो जो बेटर ERG रहेगा, जिसको हम बेटर ERG पहचानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाकर आएंगे। यदि बेटर ERG ये बोलता है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो हम ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बनाकर आएंगे। और यदि हमें बेटर ERG ये बोलता है कि नहीं,
बेटर ERG का मतलब वीक EWG भी तो हो सकता है कि 2 EWG प्रेजेंट हैं, तो जो वीक EWG रहेगा उसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसको हमें बोलना पड़ेगा बेटर ERG बोलना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, हमें ये ध्यान रखते हैं। क्लियर है। फिर इसके और एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आएँ तो और एप्लीकेशन में फिर हम ऐसे लिखते थे कुछ रिजल्ट्स इन जनरल, हमने बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे थे और हमने हमेशा रिजल्ट बनाए हैं ERG और EWG बोलकर। जब हम ERG के लिए बोलते हैं तो ERG का मतलब होता है एनी पॉजिटिव इफेक्ट। एनी पॉजिटिव इफेक्ट, वो इफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, वो +I भी हो सकता है, वो +M भी हो सकता है, +H भी हो सकता है, वो कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। ओवरऑल ERG होना चाहिए, ठीक है ना। वो कोई एक इफेक्ट भी हो सकता है, कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है। जब मैं बोलता हूँ एनी EWG मतलब एनी नेगेटिव इफेक्ट, वो -I के लिए भी ट्रू है, -M के लिए ट्रू है, -H इफेक्ट के लिए भी ट्रू है, या रिजल्टेंट माइनस इफेक्ट के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे कि एनी ERG मतलब +I +M और +H ऑलवेज कैटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, ऑलवेज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन, जबकि EWG क्या करता है, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन। फिर हम -I के लिए याद कर सकते हैं, -M के लिए बोल सकते हैं, -H के लिए, सब के लिए ट्रू है ये। एनाइन की स्टेबिलिटी में क्या बोलते हैं, ERG एनाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है, जबकि EWG एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर हमने रिजल्ट्स लिखे थे तो हमने बोला था कि एसिडिक स्ट्रेंथ को ERG क्या करेगा, कम करेगा, जबकि EWG इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर जब हम बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करते हैं तो ERG इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ और EWG जो है वो डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और जब हम रिजल्ट यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में तो हमसे डायरेक्ट आंसर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं, हमेशा हमने ये बोला है कि जब भी हम रिज़ल्ट यूज़ करें तो हम ये ध्यान रखें कि हम यदि एक से ज़्यादा इफेक्ट लग रहे हैं तो हम हमेशा सबसे पहले रेजोनेंस बोला करें। रेजोनेंस बोलने के बाद हम क्या बोला करें, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा करें। और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, तब जाकर हम फिर क्वेश्चन किससे करते हैं, हम क्वेश्चन फिर आई इफेक्ट से करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को यूज़ करना चाहिए। अब जब हम स्टेप्स इनको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, तो हम कुछ बेसिक कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं। बेसिक रिजल्ट्स में हमने उसको बोल रखा है क्या, हम उसको बोलते हैं मेथड ट्री लगाते हैं। अब मेथड ट्री क्या था, तो मेथड ट्री हमने कुछ इस तरीके से बोला था, ठीक। अब मेथड ट्री को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेथड ट्री में यदि हम बात करें तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखा से। सबसे इम्पॉर्टेंट यही पोर्शन होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन किसका है, स्टेबिलिटी का है कि स्टेबिलिटी का यदि है तो कैटाइन की स्टेबिलिटी का है कि एनाइन की स्टेबिलिटी का है या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का है। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का है क्वेश्चन तो अलग बातें बोलनी पड़ेंगी। यदि एनाइन या बेसिक स्ट्रेंथ का है, एनाइन के बेसिक स्ट्रेंथ का है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बेसिक स्ट्रेंथ का है, ये देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं। और क्वेश्चन देखने पर हमें आइडिया लग जाता है, जिस चीज़ का क्वेश्चन होगा हम केवल उसी से रिलेटेड बातें करेंगे, कि प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस से रिलेटेड बातें करो। तो मेथड ट्री में हम क्या बोलते थे, हमने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन किस चीज़ का है। क्वेश्चन को देखकर फिर हम अपने आप से दो बातें पूछते हैं कि प्लस माइनस और लोन पेयर ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है या नहीं है। अब ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है, तो एरोमेटिसिटी के रूल में हमने ये बोला था कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस। तो यदि साइक्लिक रेजोनेंस में काउंट होते हैं प्लस माइनस और लोन पेयर तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट है। और यदि काउंट नहीं होते इसका मतलब साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। अब यदि साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट होगा तब हमें ये थियोरेटिकल है, याद रखना पड़ेगा मैक्सिमम रेजोनेंस इज कंसीडर्ड। मैक्सिमम रेजोनेंस का मतलब असर भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हमें प्लस माइनस को मोर स्टेबल बोलना है और लोन पेयर को हमें बोलना है लेस बेसिक। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो डिलोकलाइज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए लोन पेयर का रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर हाईली डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब यदि दूसरी साइड आते हैं, यदि पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं है, मतलब रिंग के बाहर है तब, या एरोमेटिक ही नहीं है तब फिर हम रेजोनेंस से करते हैं। अब रेजोनेंस से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम ये देखते हैं कि क्या ऑल एटम्स आर सेम, या तो सारे के सारे एटम सेम होंगे या डिफरेंट। और हमें सारे कंपाउंड में अलग अलग देखना पड़ेगा। एक भी कंपाउंड में यदि डिफरेंट हुआ तो मैं ऑल एटम्स आर सेम की साइड नहीं कर सकता। यदि ऑल एटम्स आर सेम तो हम क्या बोलते हैं, मोर कॉन्जुगेशन, मोर रेजोनेंस, मोर इफेक्ट, मोर स्टेबिलिटी। हाँ, यदि एटम्स आर डिफरेंट
यदि एटम्स डिफरेंट रहेगा तब फिर हमें हमें रेजोनेंस लिखना पड़ता है। तब तो हम हमेशा ये बोलते थे कि रेजोनेंस का असर रेजोनेंस लिखने के बाद पता चलता है। जब हम रेजोनेंस लिखेंगे तो दो बातें होंगी, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उनको देख कर ये डिसाइड करते हैं। क्या देखना होता है कि क्या ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम, एक या दो नहीं, सारे के सारे आइडेंटिकल रहेंगे, तब हम क्या बोलते हैं उसको हाईली स्टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब बनते हैं तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन 100% होता है इसीलिए। लेकिन यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट हुए तब हम क्या करेंगे? तब हम वो स्टेबिलिटी के 5 रूल लगाते हैं। कौन से 5 रूल लगाते हैं? तो रूल नंबर 1 में क्या देखते थे? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम ये बोलते थे। रूल नंबर 2 में हम क्या बोलते थे? हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, हम ऑक्टेट के बेसिस पर करते हैं। और हम ये बोलते थे कि एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अच्छा, ऑक्टेट देखने में बड़ा इंपॉर्टेंट था ऑब्जर्वेशन कि हमने दो बातें डिसाइड की थी कि हम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज एटम को चेक किया करेंगे। दूसरी बात, हम कार्बन पे जब भी प्लस चार्ज देखेंगे हम हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल देंगे। फिर रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 हम देखते हैं कि चार्ज कहाँ पर है, किस एटम पे चार्ज है और कौन सा चार्ज है। और रूल हम ये बोलते थे कि नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। फिर रूल नंबर 5, एक्चुअली रूल नंबर 4 एंड 5 ये चार्ज सेपरेशन का रूल था, तो मैंने तो 4 ही लिखा हुआ है, 2 रूल हमने अलग अलग लिखे हुए हैं कॉपी में। हम ये बोलते हैं कि यदि अपोजिट चार्ज रहेंगे तो उनमें के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो चार्ज का सेपरेशन डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। और हमने लास्ट रूल में लिखा था यदि सिमिलर चार्जेस रहेंगे तो सिमिलर चार्जेस के केस में उनके बीच में होता है रिपल्शन, तो चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। इस तरीके से करते हैं। जब हम इस तरीके से क्वेश्चन करते थे तब हमें एक टाइम ऐसा आया कि जब बेंजीन रिंग सब में कॉमन होता था। जब बेंजीन रिंग कॉमन होता है और यदि हम रेजोनेंस लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तब इंस्ट्रक्शन ये था व्हेन बेंजीन रिंग इज कॉमन इन ऑल कंपाउंड देन यूज इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ओनली। और हम जब लिखते थे तो हम क्या बोलते थे? इफेक्ट्स एट, हमने मेथड का नाम क्या दिया था? इफेक्ट्स एट रेड वाला कार्बन। उस एक कार्बन पर हम इफेक्ट देखते थे और उसको इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते थे, और ऊपर जो लिस्ट बनाई थी वो रूल्स यूज़ करते थे। हाँ, यदि ये भी केस नहीं रहेगा, मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना पड़ेगा। और लास्ट में यदि हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता है तब हमें क्या लगाना पड़ता? आई इफेक्ट। और हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करे हैं, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो मेथड ट्री से सॉल्व नहीं होता। सबसे आसान तरीका है, हमें यूज़ करना चाहिए। कॉपी में इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, वो बिल्कुल देखना, बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। फिर रिवीजन के लिए नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात को लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात था फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हम कैसे करें? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करने के लिए हमने कुछ एक मेथड टाइप बना रखा है, और मैं उस मेथड में हम क्या बोलते थे कि हमें कुछ फिक्स स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लगभग सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाए थे। तो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करते टाइम हमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है? एटम्स। तो हमने लिखा है कि ऑलवेज चेक एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। अब एटम या तो डिफरेंट रहेगा तो सेम रहेगा। यदि एटम डिफरेंट आते हैं सब में, नियरली सेम, एक आध में यदि सेम आता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम में यदि डिफरेंट है तब वो क्वेश्चन ऑर्गेनिक से होगा ही नहीं, तब वो क्वेश्चन होगा पीरियोडिक टेबल का। हमें पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर, ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। और हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड एच ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे अटैच्ड एच पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जहाँ पे मिस्टेक हो जाता है वो ये है कि जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तब डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, डिसाइडिंग फैक्टर होता है साइज़। और विद इंक्रीज इन साइज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड एच, ये ध्यान रखना अटैच्ड एच की बात कर रहे हैं, मतलब मैं किसको कंपेयर कर सकता हूँ? केवल HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर कर सकता हूँ। यदि हेलोजन से डायरेक्ट H अटैच्ड नहीं है फिर तो हमें आई इफेक्ट से करना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से करना पड़ेगा, इससे नहीं कर सकते हम। इस तरीके से बनाते थे। लेकिन यदि एटम डिफरेंट नहीं है तब हमें आगे देखना होता था। हम बोलते थे व्हेन एटम्स आर सेम।
एक आध में डिफरेंट होगा तो चलेगा, लेकिन एटम्स आर सेम, नियरली सेम। तब हम बोलते थे ऑलवेज चेक कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। अब कैटेगरी का होता था टॉपिक। टॉपिक का मतलब जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये चेक करना है। अब जब टॉपिक चेक करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो टॉपिक सेम रहेगा या तो टॉपिक रहेगा डिफरेंट। अब जब टॉपिक रहेगा डिफरेंट तो बस यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस में हमने कितना ज़्यादा यूज़ कर रखा है, यही हमेशा काम आता है। व्हेन टॉपिक्स आर डिफरेंट तो हमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़ता है, और इसका कोई लॉजिक नहीं, हमें याद ही रखना पड़ेगा ये। और रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम ये बोलते थे इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर भी अपने सिलेबस के ऑर्गेनिक एसिड्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है सल्फोनिक एसिड RSO3H, याद ही रखना पड़ेगा। फिर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होते हैं कार्बोनिक एसिड, फिर होते हैं फिनॉल्स। फिनॉल के ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, SCN। हमने ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम फिनॉल और SCN को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फिनॉल्स SCN से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, कुछ फिनॉल्स SCN से कम एसिडिक होते हैं, इसलिए हमने ऊपर लिखा है। ऐसा लिखने का फ़ायदा ये है कि हम SCN को बाकी सबसे तो कंपेयर कर ही सकते हैं ना। फिर फिनॉल्स के बाद आता है वाटर, वाटर के बाद आता है एल्कोहल। ये प्योर एक्सेप्शन है, पीके वैल्यूज़ के बेसिस पर मिथेनॉल अकेला ऐसा एल्कोहल है विच इज़ मोर एसिडिक देन वाटर, केवल पीके वैल्यूज़ के बेसिस पे। एल्कोहल के बाद आता है टर्मिनल एल्काइन वाला एल्काइन, फिर आता है अमोनिया आता है, फिर डबल बॉन्ड वाला एल्कीन आता है, फिर RH आता है। और यहाँ पर इस ऑर्डर में दो अच्छी बातें हैं जो बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे ये देखो, ये पिक्रिक एसिड है। अब बोलने को तो पिक्रिक एसिड एक्चुअली फिनॉल्स कैटेगरी में है, बिकॉज OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, और फिनॉल्स तो कम एसिडिक लिखा है ऊपर वाले ऑर्डर में, लेकिन पिक्रिक एसिड अकेला ऐसा एक्सेप्शनल फिनॉल है विच इज़ मच 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 स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ में बात करते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो pKa वैल्यू होता है वो होता है 4 to 5 की रेंज में, केवल फॉर्मिक एसिड का 3.95 के करीब है। पिक्रिक एसिड का होता है 0.4, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज़्यादा एसिडिक है। फिर हमें एक और ऑर्डर याद रखना पड़ता है, वो ये वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH4+ में कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा एसिडिक बोलना। हाँ, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, कॉमन सेंस यदि करेंगे तो हमने तो हमेशा यही बोला है, व्हेन कंपाउंड इज अनस्टेबल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो देखने में तो यदि मैं पूछूंगा तो NH4 अनस्टेबल लगता है, लेकिन नहीं, RCOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन NH4+। RCOH का पीके मैंने अभी बोला था 4 to 5 की रेंज में, जबकि NH4 का पीके जो होता है वो 9 के करीब होता है। मतलब RCOH अच्छा खासा एसिडिक है, NH4+ से तो ज़्यादा है। तो यदि टॉपिक डिफरेंट रहेगा तो हमेशा रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम एसिड बेस रिएक्शन करते थे तो हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलते थे। पहला, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, तो हम बोलते थे मेटल की जगह पर H और H की जगह पर मेटल लिख दो, एक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बोलते थे नेवर प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर एसिड इन द प्रोडक्ट। जब हम मेटल की जगह H और H की जगह मेटल लिखेंगे तो एक एसिड बनता है प्रोडक्ट में, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कि वीकर एसिड है? इस रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ से पता चलेगा। तब दूसरा रिजल्ट मैंने क्या बोला, नेवर प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर एसिड इन द प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। जब टॉपिक रहेगा सेम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जब टॉपिक सेम रहेगा केवल तभी लगाते हैं। यदि तुमने डिफरेंट टॉपिक में लगाया तो लेंदी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन बन जाते हैं लेकिन यूज़फुल काम का नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। जब टॉपिक रहेगा सेम तब बोलते हैं कि यूज़ करो क्या, इफेक्ट्स। इफेक्ट का मतलब वो अभी जो हम पढ़ रहे थे, M इफेक्ट, I इफेक्ट, H इफेक्ट, ये यूज़ करो। और इनसे हमें क्या मालूम चलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पता चलेगा, और फिर हम क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे। और ERG में बोलते हैं ERG डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, तो DWG इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें ये याद रखना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ और अच्छी बातें हम रिवाइज कर सकते हैं, लाइक हमने ऑर्थो इफेक्ट बोला हुआ है। ऑर्थो इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन किसी भी ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड से करो। मतलब COH के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो, ERG या IWG, वो ग्रुप हमेशा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। फिर हम ये बोलते थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चंस करो। फिर और रिवीजन में हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट था बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके भी मिलते हैं, हम तो देख ही रहे। और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करने के लिए
हम बोलते थे कि दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में, या तो तुम्हें एनाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है और या तो फिर तुम्हें क्या पूछा जाएगा, तुम्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है ना। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यदि एनाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया तो हम क्या करें। तो अभी अभी हमने जो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा है, हम उसका रिवर्स बोलकर काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है वीक, तो ऑर्डर बनेगा कुछ ऐसे और यहाँ पर आएगा CN-। ये किसी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए यहाँ CN- लिख देता हूँ फिनॉल के साथ। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। लाइक अदर RO- अल्कोक्साइड आयन CH3O- अभी भी OH- से ज़्यादा बेसिक है, लेकिन पीके वैल्यूज़ के बेसिस पे यदि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था उससे रिलेट करोगे तो गलत दिखेगा तुम्हें, लेकिन याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस मिलते हैं सबसे ज़्यादा ये फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार यूज़ करके देखो, जान जाओगे कि इससे ज़्यादा आसानी से तुम क्वेश्चन कर नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ 3 स्टेप्स, और स्टेप्स इनके प्रायोरिटी ऑर्डर में हम मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस में है कि नहीं है, मतलब कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। अब सबसे बड़ा डाउट कैसे पता चलेगा, कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं। तो लोन पेयर के हमने दो ही तो कॉन्जुगेशन पढ़े हैं, एक लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, एक कॉन्जुगेशन ये है, और एक होता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर मल्टीपल बॉन्ड, यही कॉन्जुगेशन होता है। बहुत कॉमन है, जैसे नो कॉन्जुगेशन, जैसे हमने बोलते हैं ना पेरिडीन में यदि हम बोलते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड पे नाइट्रोजन होता था ऐसे। तो ये वाला लोन पेयर जो है, ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, और हम ये बोलते थे एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों? डम्बल शेप पी परपेंडिकुलर पी में आता था, इसलिए हम इसको मना करते थे, वो कॉपी से देखा जा सकता है। लेकिन यकीन मानो, अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन देखोगे ना, जान जाओगे कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर इतने में आ जाता है फर्स्ट स्टेप से। अभी तक आगे के स्टेप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी यदि इन केस इससे पूरा ऑर्डर नहीं बनता है, तब हम स्टेप 2 पे आते हैं। कब? जब पहला स्टेप लगा चुके हों तब। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम परसेंटेज एज कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ये रिजल्ट मान लेते हैं। हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, हमें याद कर लेना चाहिए कि हम सिंगल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन को ज़्यादा बेसिक बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन, एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन। ठीक है ना। यदि इतने से भी ऑर्डर नहीं बनता है पूरा, तब हमें आना होता है स्टेप 3 पर, और स्टेप 3 हम बोलते हैं यूज़ इफ़ेक्ट्स, और इफ़ेक्ट्स में M, H और I, ये इफ़ेक्ट हमें यूज़ करने पड़ते हैं। हो सकता है कोई एक इफ़ेक्ट लग रहा हो सकता है एक ज़्यादा इफ़ेक्ट लग रहा हो, तो ओवरऑल ERG IWG देखना पड़ता है। और हम क्या बोलते हैं, ERG इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, EWG डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, याद रखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, लाइक ये देखो, ये वाला कंपाउंड ये ग्वानिडीन है, और ग्वानिडीन में चूँकि जब हम इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है हाईली स्टेबल है, इसलिए ये वाला कंपाउंड हाईली बेसिक हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ग्वानिडीन। इस पैटर्न को पकड़ो, और इस पैटर्न पे यदि कोई कंपाउंड आता है तो हाईली बेसिक बोलना है। फिर यहाँ पर हमने ऑर्थो इफेक्ट बोला था, लेकिन ये SIR वाला नहीं, SIP इफेक्ट वाला ऑर्थो इफेक्ट था। और SIP में हम क्या बोलते थे, एनी ग्रुप ERG और EWG व्हेन प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करता है। फिर हमने जब एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ बोला तो हमने कुछ याद कर रखा था, याद हो तो 213 और 231 हमने याद कर रखा है। ये क्या होता है, फर्स्ट वाला जो नंबर है ये फॉर मिथाइल होता है फॉर CH3, और ये वाला जो नंबर है ये होता है फॉर इथाइल। ठीक, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है। गैसियस में तो हमेशा क्या होता है, गैसियस फेज में जब हम बात करते हैं तो हमेशा 3:1 ही होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन विच H इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जब सॉल्वेंट नहीं दिया होता तब भी तो हम यही बोलते हैं कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हैं। इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन करो, सब बनेंगे तुमसे। ठीक है, फिर और आगे रिवाइज करते हैं। GOC में रिवीजन आता है, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी का, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट्स का। और इंटरमीडिएट दो इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बोकेटाइन और एक होता है कार्बेनाइन। हालांकि सिंपल सा रूल है कि हमने पहले भी ऊपर भी हमने बोला है रिवीजन में कि हम जब भी यूज़ करेंगे पहले रेजोनेंस लगाते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं, और फिर उसके बाद लगाते हैं आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी देखने के लिए भी। फिर भी यदि बात करें रिवीजन के हिसाब से तो स्टेबिलिटी यदि डायरेक्ट याद करना चाहो तो ERG वाला कैटाइन
EWG वाले कैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट था ये लोन पेयर के बाजू में प्लस चार्ज हमें बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट फॉर्म्स ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट, है ना, याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर थर्ड वाला देखें, हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही ऑर्डर है और क्या है, बेंजाइलिक, एलाइलिक, मोर कॉन्जुगेशन, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का बॉक्स है ये, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइलिक। फिर विनाइलिक और फिनाइलिक की ऑर्डर हमें याद कर लेना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं क्वेश्चंस में प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर जब हम एनाइंस की बात करते हैं तो एनाइंस की स्टेबिलिटी में EWG वाला एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर और बात करें तो ड्यू टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, ये फर्स्ट होना चाहिए था, वो सेकंड पहले लिख दिया मैंने। फर्स्ट वाला में परसेंटेज एज कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो ऑर्डर ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड पे माइनस, मोर स्टेबल देन डबल बॉन्ड पे माइनस, देन सिंगल बॉन्ड पे माइनस। फिर आगे सेम रेजोनेंस और रेजोनेंस से करें मोर कॉन्जुगेशन, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक। फिर यहाँ पर यदि देखें तो CH3 माइनस, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव में लगता नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आई इफेक्ट से एक्सप्लेनेशन होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है फोर्थ वाला, फिनाइलिक और विनाइलिक में कंपैरिजन, तो आई इफेक्ट से होगा क्योंकि नेगेटिव कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो फिनाइलिक वाला जो है मोर स्टेबल देन विनाइलिक वाला, ये हमें ऑर्डर बोलना पड़ता है। क्लियर है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट यदि मैं बात करूं GOC के रिवीजन में और क्या ज़रूरी है, हमने ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ही क्यों लिया रिवीजन में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आते हैं और रिएक्शंस के लिए तो बड़े इम्पॉर्टेंट। हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड का रिएक्टिविटी किसी भी रिएक्शन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब डायरेक्टली फॉर्म्ड। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता है, कार्बोकेटाइन में खासतौर से रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि RDS तो जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा वो डिसाइड करेगा, तो इसके लिए हमें स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, इसलिए हमने रिवाइज़ किया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। हम हमेशा जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसके बेसिस पर ही मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इससे हमें एक क्वेश्चन में मेजर माइनर प्रोडक्ट लिखने का आइडिया भी लग जाता है। फिर हमने जो रिवीजन किए हैं एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, लाइक न्यूक्लियोफिलिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ। फिर जैसे लीविंग ग्रुप, तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड बेटर लीविंग ग्रुप। तो मैक्सिमम चीज़ें मतलब 99% तो मान के चलो कि GOC इससे हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स टाइप ही हैं, एक बार ध्यान से देखो और सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।